हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेड पॉलिसी, दैट इज यूनिट 5 ऑफ IBO 3। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर आप में से किसी ने मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी नहीं फॉलो कर रखा है तो इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली इन्फॉर्म करती रहती हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर आपको सेशंस की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देर के अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में। तो आपको याद होगा हमने अपने पिछले वीडियो में किसके बारे में बात करी थी? एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया, कि किस तरह से ट्रेड पॉलिसी फॉर्म करी गई, इंडिया को क्या डिफिकल्टीज आई और किस तरह से इंडिया ने लिबरलाइजेशन को फॉलो किया, लिबरलाइजेशन को अडेप्ट किया, उसके बाद अपनी ट्रेड पॉलिसीज को फॉर्म किया। ठीक है, यहाँ तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। Interstate Trade Council. So it is proposed to involve actively state government in developing an environment for boosting international trade by setting up an interstate trade council. This will provide a platform for interaction of the central and the state export promotion agencies. अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी है बेसिकली ये है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2004 टू 2009 की। ठीक है, और ये हो सकता है कि आपके पास जो इस समय कोर्स बुक है वो हो सकता है रिवाइज हो चुकी हो, ठीक है, अपडेट हो चुकी हो, और आपके बुक में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो वो कोई और ईयर की हो। ठीक है, मुझे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी अगर मुझे ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता, क्योंकि इग्नू जो वेबसाइट लॉन्च करा है ई ज्ञान कोर्स, जहाँ पे आपको अपनी कोर्स बुक की PDF इजीली मिल जाती है, वो एक्चुअली में वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी। ठीक है, तो मेरे पास जो अपना कोर्स मटेरियल था मैंने उसी से ही ये आपको कह सकते हैं PDF प्रोवाइड कर रही हूँ या फिर ये सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो एक बार अपने एंड से देख लीजिएगा और अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो मैं कोशिश करूंगी उसको आगे डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? इंटरस्टेट ट्रेड काउंसिल। ठीक है, ये ट्रेड काउंसिल बेसिकली किसके बीच में बनाई गई थी? बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इसको बनाने का मेन मोटिव क्या था कि हम एक्सपोर्ट्स को अपने बढ़ा सके, एक्सपोर्ट्स को अपने किसी तरह प्रमोट कर सके। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहां पे स्टेट की तो रिक्वायरमेंट होती ही है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वही आगे प्रोडक्शन को बढ़ाती है। ठीक, लेकिन सेंट्रल का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि सेंट्रल की कह सकते हैं इजाजत के बिना आगे एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो एक तरह से दोनों के बीच एक अच्छा इंटरैक्शन, एक कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश की गई है ताकि एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में बूस्टअप हो सके, इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ सके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट सेस। तो ये पॉइंट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है कि एक्सपोर्ट्स पे जो भी सेस लगते थे, जो भी टैक्स लगते थे, उसको रिमूव करने की बात यहाँ पे की गई थी इस एक्सपोर्ट पॉलिसी में। ठीक है, फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। The cess levied under the different commodity board acts amounts to tax on exports, which causes handicap to the exporters and affects the competitiveness of Indian agricultural exports. Department of Commerce proposes to abolish cess on exports of all agricultural and plantation commodities levied under various commodity boards act. बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उस पे एक्सपोर्ट सेस हटाने की बात कही गई है। राइट, कि हम सब ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया में। राइट, और अगर मैं पहले की बात करूं तो मैंने आपको ये बताया भी है कि इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करता था पहले। राइट,
तो अगर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा सेस लगेगा, टैक्स लगेगा, हेवी ड्यूटीज इम्पोज की जाएंगी, तो वो कभी भी हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए एक्सपोर्ट पॉलिसी में इसकी बात करी गई कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, प्लांटेशन कमोडिटीज हैं, इस पे से सेस को हटाया जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्री एक्सपोर्ट्स। बेनिफिट्स अंडर विशेष कृषि उपज योजना shall also be extended of poultry and dairy products in addition to exports of flowers, fruits, vegetables, minor forest produce and their value added products। तो इस पॉइंट में बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो हमारी विशेष कृषि उपज योजना है, इसके तहत जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि आपका फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए या फिर कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए, इनको तो करा ही जाए, साथ के साथ इसको एक्सटेंड करके पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इसके अंदर ऐड किया जाए, ताकि ये सेक्टर भी इस पर्टिकुलर योजना का बेनिफिट उठा सके और इन प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, आई होप इतने पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, दैट इज EPCG स्कीम। अब आपको याद होगा इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया था अपने पिछले यूनिट में, दैट इज योर एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया में, राइट। लेकिन वहां पे जो हमने स्कीम डिस्कस की थी वो किसके रिगार्डिंग थी, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में थी, इंपोर्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में थी। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में थी। ठीक, तो आज हम पहले इसमें डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में इस स्कीम में क्या बात कही गई है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, एग्रो यूनिट्स शैल बी अलाउड कंसेशनल ड्यूटी इंपोर्ट्स टू फुलफिल द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद अ रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, दैट इज 6 times the duty saved over a 12-year period instead of 8 times the duty saved in 8 years। अब मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको पढ़ने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा ना, एकदम समझ में नहीं आया होगा कि डायरेक्टली कहना क्या चाह रहा है ना। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये पॉइंट क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट दे रही है, राइट, तो आपसे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगी, है ना, इतनी बात तो समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट ये कह रहा है कि जितनी भी हमारी एग्रीकल्चरल यूनिट्स हैं उनके ऊपर कंसेशनल ड्यूटी इम्पोज करनी चाहिए ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि ठीक है, हम आपके ऊपर कंसेशनल ड्यूटी इम्पोज करते हैं, हम आपसे ज्यादा टैक्स नहीं वसूलेंगे, ज्यादा ड्यूटी आपके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी आपने यहाँ पे ड्यूटी सेव करी, इसके लिए आपको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा और अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर बेसिकली क्या बोला गया कि जो पहले एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था वो कितना था, 8 times द ड्यूटी सेव्ड इन 8 years। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने ड्यूटी सेव करी है वो 8 times है, तो आपको उसे 8 years में रीपे करना है, मतलब अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, ताकि आप उस ड्यूटी को 8 साल में रीपे कर पाए। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, इस चीज को हटा के आप क्या कर दीजिए, इसको 6 times द ड्यूटी सेव ओवर अ 12-year पीरियड, कि अगर आपने 6 टाइम ड्यूटी सेव करी है तो हम उसको 12 साल में पे कर सके। ठीक, तो अगर मैं इस पॉइंट को एकदम ब्रीफ में बताऊं तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिट्स हैं उनके ऊपर कंसेशनल ड्यूटी चार्ज करनी चाहिए, और जो उनका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, जो कि पहले क्या था कि जितनी भी ड्यूटी उन्होंने सेव की है, जैसे 8 times ड्यूटी अगर सेव की है तो उन्हें 8 years में उसको पे करना है, इसको हटा के क्या कर देना चाहिए, 6 times कर देनी चाहिए जितनी ड्यूटी सेव करी है, और उसको कब तक रीपे करे, वो 12 साल में रीपे कर सके। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे टाइम गैप को बढ़ाने की बात करी गई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन द SSI सेक्टर, SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर, import of capital goods at 5% custom duty shall be allowed subject to a fulfillment of an export obligation equivalent to 6 times the duty save over a period of 8 years. This measure is expected to boost capacity expansion and quality upgradation. तो इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर हम 5% कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, किसमें,
इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि है तो पढ़ रहे हम लोग एक्सपोर्ट पॉलिसी, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स क्यों? क्योंकि ये जो हम गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने एक्सपोर्ट्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जैसे हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, हमारी मशीनरी हो गई, तो अगर हम इन गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं और इससे प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्शन को आगे एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या हुआ? बेसिकली हमने किस लिए मंगाया था? अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो अगर हम इस पे 5% कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, एसएसआई सेक्टर की अगर बात करें, अगर एसएसआई सेक्टर ये चीज फुलफिल कर देती है, तो उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या होता है कि जितनी भी ड्यूटी उन्होंने सेव की है, 6 टाइम्स ड्यूटी अगर उन्होंने सेव की है, तो उन्हें उसे कब तक पे करना है? 8 ईयर्स के अंदर, ओवर 8 ईयर्स पीरियड के अंदर उसे पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू गिव इंसेंटिव्स टू फास्ट ट्रैक कंपनीज firm making 75% or more of the exports in half or less than half the original export, obligation period shall be freed from the balance export obligation। देखिए इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जितनी भी हमारी फास्ट ट्रैक कंपनीज है, अगर हमें उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करना है, तो जो भी हमारी फर्म्स 75% या उससे ज्यादा का एक्सपोर्ट कर लेती हैं कम टाइम के अंदर, ठीक है, ओरिजिनली वो जितना एक्सपोर्ट कर रही थी उससे ज्यादा का एक्सपोर्ट कर लें, वो भी अगर कम टाइम के अंदर, तो जितना भी उनका लेफ्ट ओवर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होता है उसे क्या कर दिया जाता है? फ्री कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। उनको आगे फिर उसको पे करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, दैट इज ईडीआई इनिशिएटिव्स। अब इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, डीजीएफटी शैल स्ट्राइव टू इंट्रोड्यूस एंड encourage increased use of information technology for filling export documents and related formalities। तो जब हमने अपनी पिछली यूनिट डिस्कस करी थी, वहां पे हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बारे में, है ना। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिशनल वे था काम करने का वो क्या था कि पेपर वर्क बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से डिले बहुत ज्यादा होने लग गई थी। तो इसीलिए ईडीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि पेपरलेस वर्क हो सके और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इजीली आगे कम्युनिकेट भी किया जा सके और कम टाइम के अंदर इफेक्टिव वर्क किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए डीजीएफटी, दैट इज योर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करने की कोशिश करी ताकि जो भी हमारे एक्सपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स को फिल करने की बात है और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कम टाइम में हो सके पूरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विद इन 6 months मैनुअल सबमिशन ऑफ शिपिंग बिल्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स विल बी डन अवे एंड ऑल द वर्क विल बी डन ऑनलाइन। आई होप इस पॉइंट को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। It is proposed to introduce e-governance by linking the DGFT database with the income tax PAN database and to provide delivery of services to the user community without any human interface with the DGFT offices। अब यहाँ पे e-governance को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई थी, किस तरह से? DGFT का जो भी डेटाबेस है उसको किससे लिंक करने की बात कही गई? इनकम टैक्स के डेटाबेस से लिंक करने की बात कही गई ताकि जो वर्क है वो इफेक्टिव वे में हो सके, साथ ही साथ जो भी सर्विसेज हमको अपनी यूजर कम्युनिटी तक पहुंचानी है वो इफेक्टिवली पहुंच सके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन एंड रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इट इज प्रपोज्ड टू सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स एंड रिड्यूस द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स टू ब्रिंग डाउन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स, thereby increasing their competitiveness in the international market. The committee appointed for this purpose has made several recommendations. In accordance with this, DGFT has devised a single common application form called as Ayat Niryat form containing 50 pages only. Besides, a web interface has been set up for online filing by the exporters and retrieval of the documents by the licensing authorities. यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है कि किस तरह से जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या ट्रेड है उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है।
तो अभी हमने बात करी थी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की। उसको किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, इसीलिए ना कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है जिसकी वजह से हमारे जो भी वर्क होता है उसमें डिले हो जाती है, उस बैरियर को हटाने के लिए ही ईडीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम ईडीआई को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है अगर वो ऑनलाइन हो जाता है, तो सीधी सी बात है जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, और जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एज भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए कमेटी को फॉर्म किया गया था जिसने अपनी काफी रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करी थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डीजीएफटी ने क्या किया, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बनाया था जिसका क्या नाम था, आयात निर्यात, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 पेजेस थे। अच्छा, 50 पेजेस तो लिखा है सिर्फ, इसका मतलब आप ये सोचिए कि इससे पहले ज्यादा पेजेस थे, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हुआ करते थे, मतलब उसको रिड्यूस करके 50 पेजेस किया गया है। 50 पेजेस अपने में कम नहीं है, शायद डॉक्यूमेंटेशन की बात करी जाए, है ना। खैर, इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और इसके साथ एक वेब इंटरफेस भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसके थ्रू जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं, और जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं वो इजीली डॉक्यूमेंट्स को रिट्राइव भी कर सकती है। ठीक है, तो इन ऑल कहा जाए तो पूरे प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने की बात करी गई है, और किस तरह से जो हमारी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इंपोर्ट पॉलिसी। तो अभी तक तो हमने बात करी किसकी, एक्सपोर्ट पॉलिसी की। ठीक है, तो इंपोर्ट पॉलिसी में सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्चुअल यूजर कंडीशन। अब जो भी हमारे कैपिटल गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, अगर हम इन सब चीजों को इंपोर्ट करते हैं और इन सब चीजों पे अगर कोई भी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो कोई भी पर्सन इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर इन सब प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है, तो जो एक्चुअल यूजर है सिर्फ वही ही इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे आपको लिबर्टी दे देती है कि आप प्रोडक्ट्स को इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि अगर जो भी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जा रहा है और अगर उनमें इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है, तो जो एक्चुअल यूजर है सिर्फ वही ही इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंड हैंड गुड्स। All second hand goods shall be restricted for imports and may be imported only in accordance with the provision of the EXIM policy. So I hope आपको second hand goods का मतलब तो क्लियर होगा। ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे गुड्स जो कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में या फिर अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं रह गए हैं और उनको आगे फर्दर क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, वही होते हैं हमारे सेकेंड हैंड गुड्स। राइट, यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि जितने भी हमारे सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं इनका इंपोर्ट नहीं किया जाता है, इनके जो इंपोर्ट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। लेकिन अगर इनको इंपोर्ट किया भी जाता है तो वो एग्जिम पॉलिसी की जो भी प्रोविजंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनको इंपोर्ट किया जा सकता है, वरना इनका जो इंपोर्ट है वो कैसा रहता है, रिस्ट्रिक्टेड ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स। इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स शैल बी परमिटेड वेयर such goods are otherwise freely importable under this policy. So I hope आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर किसी जगह पे इस चीज को लेकर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स को लेकर कोई जगह रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहां पे इसको इजिली इंपोर्ट किया जा सकता है, परमिटेड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट बेसिस। न्यू और सेकेंड हैंड जिग्स, फिक्सचर्स, डाइज, मोल्ड्स, पैटर्न्स, फ्रेश टूल्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, कंटेनर्स meant for packing of goods for export and other equipments may be imported for export without a license on the execution of legal undertaking or bank guarantee with the custom authority. यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, चाहे आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी हो चाहे आपकी इंपोर्ट पॉलिसी हो, दोनों जगह पे ये पॉइंट जरूर आया है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट लिंक्ड हैं एक दूसरे से, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हमें प्रोडक्ट को अपने एक्सपोर्ट करना है उसके लिए हमें कंटेनर की जरूरत है, ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्ट इजीली पैक हो पाए और कंटेनर में फिट हो पाए, तो उसके लिए हमें कंटेनर की जरूरत है। और कंटेनर को हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। तो ये इंपोर्ट किस लिए हुआ, बेसिकली एक्सपोर्ट के पर्पज से किया गया,
राइट। तो ऐसी सिचुएशन में लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक लीगल अंडरटेकिंग या बैंक गारंटी दिखानी पड़ती है किसको, कस्टम अथॉरिटी को। ठीक है, कस्टम अथॉरिटी के सामने बैंक गारंटी या एक लीगल अंडरटेकिंग को हमें प्रेजेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही ये प्रोसेस आगे किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अब्रॉड। Capital goods, aircrafts, including their components, spare parts, and accessories, whether imported or indigenous, may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement, or upgradation of technology, and re-imported without a license. अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है, लेट्स से कि हमने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई मशीनरी हमने इम्पोर्ट करी थी, ठीक। अब उस मशीनरी में कुछ अपग्रेडेशन की जरूरत है, ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमने क्या किया, उसको बाहर बेच दिया ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, और जब उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है उसे क्या करते हैं, फिर से इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होता है हमारा री इम्पोर्ट, है ना। एक बार पहले कब इम्पोर्ट किया, जब हमने उसको परचेज किया, ठीक। दोबारा कब इंपोर्ट कर रहे हैं, जब उसके अंदर अपग्रेडेशन हो चुका है, मॉडिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद हम जब अपनी कंट्री में उसको वापस ला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अब्रॉड, और इसके लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट इज इशूड टू अ मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर for the import of inputs used in the manufacture of goods without payment of the basic custom duty, surcharge and special additional duty. I hope आपको याद होगा, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी अपने पिछले यूनिट में डिस्कस किया था, जो कि हमारी कौन सी थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया में। हमने वहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सिंपली यही बात करी जा रही है कि अगर हमने एक्सपोर्ट के पर्पज से कोई इनपुट्स को इम्पोर्ट किया है, तो वहाँ पे हमें कोई भी ड्यूटी, सरचार्जेस या फिर कोई भी कस्टम ड्यूटी को पे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, दैट इज DEPB स्कीम। देखिए इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर एक्सपोर्टर्स हमारे लाइसेंसिंग रूट के थ्रू एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उनके पास जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है वो क्या है, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ठीक है। अब इस स्कीम में क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इस स्कीम के अंदर जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्रेडिट के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो भी इनके एक्सपोर्ट्स हैं उसकी जो भी FOB वैल्यू है उसके बेसिस पे ये क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में होती है। कन्वर्टेबल करेंसी जो कि इजिली आराम से कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। और ये जो हमारी DEPB स्कीम है ये कब तक वैलिड रहती है, 12 मंथ तक वैलिड रहती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि DEPB स्कीम के अंदर जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो ड्रॉबैक के लिए एंटाइटल नहीं है, ठीक है। एक हमने स्कीम के बारे में पढ़ा था, ड्यूटी ड्रॉबैक, है ना, जहाँ पे भी हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जब ड्यूटी पे करते हैं, वो ड्यूटी पहले तो पे कर दी जाती है लेकिन बाद में हम उसे ड्रॉबैक कर लेते हैं। लेकिन इस स्कीम के अंदर एक्सपोर्टर्स इस चीज के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते हैं, ठीक। तो इस स्कीम को बनाने का मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, सिंपल सी बात है कि अपनी कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करने की बात करी गई, ताकि जो एक्सपोर्ट्स है वो इजिली आगे बढ़ाया जा सके। जो भी प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया जा रहा है एक्सपोर्ट पर्पज से, उस पे जो कस्टम ड्यूटी चार्ज करी जा रही है वो रिड्यूस करी जा सके और एक्सपोर्ट्स को आगे अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इजीली चीजें समझा सकूं कि इस स्कीम में क्या बात कह रहा है, किस लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, क्या स्कीम का ऑब्जेक्टिव था और इसके क्या की पॉइंट्स, इसमें क्या बोला गया, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिए, मोर देन सफिशिएंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। क्योंकि हमको इसमें PhD तो नहीं करनी है, राइट। इतना समझना है कि जिससे हम इजीली अपने पेपर में आंसर्स को लिख सकें। तो मेरी तो कोशिश यही है कि इतना इजीली तो समझा ही दो कि आप पेपर में आराम से लिख सके, आप कुछ भी वहाँ पे मत भूलें, ठीक है। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है या कहीं पे कुछ कमी लगती है तो बिल्कुल बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको वीडियोस में अपने इम्प्लीमेंट करने की, ठीक।
तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्लीज जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक जरूर प्रोवाइड करिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।